तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर की क्लास। मतलब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 11th क्लास के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो मैथ वाले हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशन चैप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन है क्या, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसकी खोज हमें पता है न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर है क्या, इसकी फील कैसे लेनी है हमें। तो सबसे पहले चीज़ मैं बताता हूँ कि ग्रेविटेशन क्या होता है। मान लो ये कोई दो बॉडी है, m1 और m2 मास की, कोई भी बॉडी है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, और ये बॉडी भी इस बॉडी को अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की तो फॉर्मूला क्या है या वैल्यू क्या, कैसे निर्धारित करते हैं, G(m1 m2)/r²। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी दो बॉडीज होती है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। और वो दोनों बॉडी कहीं पे भी हो, चाहे अर्थ पे हो चाहे स्पेस पे हो, कहीं भी हो, वो दोनों बॉडी यदि थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस पर है तो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगी। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब इस ग्रेविटेशन हमें, मतलब डेली लाइफ में हम देखते हैं, यह ग्रेविटेशन फोर्स हमें फील नहीं आता है। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ये हम देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत ही कम रेंज का है। क्योंकि देखो ये जी है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 10⁻11 मीटर की रेंज में होती है। 10⁻11 मीटर की रेंज मतलब बहुत ही कम रेंज में ही लगता है, मतलब बहुत ही कम फोर्स है। फोर्स तो है लेकिन बहुत ही कम फोर्स है। तो इसलिए हमें डेली लाइफ में हमें महसूस नहीं होता कि कोई दूसरी बॉडी हमें अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन ये सही बात है कि हम हैं, वो हमारे चारों ओर सभी भी की कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, उससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें फॉर्मूला पता चल गया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G(m1 m2)/r²। कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है वो होता है। अब यहाँ पे G क्या है, इस G के बारे में पता करते हैं। तो ये G क्या होता है, तो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं पे भी चली जाओ, या चाहे हम ब्रह्मांड में हम कहीं पर भी चले जाएं, चाहे पृथ्वी पर, मंगल पर, अंतरिक्ष में, कहीं पर भी चले जाओ, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब एक जैसा रहता है। चाहे पृथ्वी पर लो, चाहे किसी भी ग्रह पर लो, चाहे अंतरिक्ष में लो, इसका मान एकदम कांस्टेंट ही रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इसकी यूनिट क्या, मतलब इस मान का होता है, इसकी यूनिट भी हम पता कर सकते हैं, F = G(m1 m2)/r² से। फोर्स की यूनिट क्या होती है, G का फॉर्मूला हो गया F(r²)/m1 × m2। फोर्स की यूनिट कितनी, न्यूटन। r² दूरी है, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और ये दोनों वेट है, भार है, तो भार की kg²। तो इस G की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है। तो यूनिट में पता चल गई
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और हमें फॉर्मूला भी पता चल गया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इससे इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होता है इसका, तो डायमेंशन फॉर्मूला से पता करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, मास का स्क्वायर। फोर्स की होती है m1 L1 T-2 और आर स्क्वायर की होती है L2 अपॉन मीटर मतलब kg स्क्वायर की m2 हो गया। तो एक m1 एक m1 एक ये m2 है, तो ये एक m1 से कट गया, तो g का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m-1 L3 T-2। ये होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन पता चल गया, यूनिट पता चल गई, और आगे देखते हैं। डायमेंशन पता चल गया, यूनिट पता चल गई। इस और फिर अगला एक पॉइंट याद रखना है हमें कि जो यूनिवर्सल, ये तो हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका मान सेम ही रहता है चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं। और एक चीज़ और है, देखो ये दोनों मास है, मान लो m1 और m2 के। अब इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब कैसा भी मीडियम हो तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो वही रहेगा। मतलब इनका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो सेम ही रहेगा, और फोर्स भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किन के बीच में लगता है, किस नेचर का होता है। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो इसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पता करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यह ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर दर्शाता है। मतलब ये न्यूटन का थर्ड नियम का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, ये ओबे करता है मतलब मानता है। मतलब ये मतलब कि कोई भी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि कोई भी वस्तु है, अगर हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो उतनी ही मात्रा का फोर्स हम पर भी लगाता है। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, थर्ड लॉ क्या है, यही थर्ड लॉ है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी यही रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो दूसरा 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी क्या मतलब इसका नेचर है, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये कोई भी मीडियम है उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई सा भी मीडियम हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स क्या है, तो ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी का सेंटर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा बीच में। और इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे देख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। वो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, मतलब दोनों की सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगता है। तो एक तो ये सेंट्रल फोर्स है, और
दोनों वस्तुओं की या दोनों बॉडीज़ की जॉइन लाइनिंग पर ही लगता है। तो चौथा प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? पांचवी प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स की कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स लगता क्यों है? कोई ये बॉडी है, अगर ये अकेली है, ये बॉडी अकेली है, अब इसके पास हम कोई भी वस्तु लाएंगे तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। क्यों लगेगी? ये बॉडी है, जब मान लो अकेली है, मान लो ये बॉडी है ही नहीं, तब वो अकेली है, तब ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करती है, एक फील्ड उत्पन्न करती है। इस फील्ड और इसकी एक कोई कुछ रेंज होती है, मतलब एक कांस्टेंट रेंज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है। उस रेंज में मतलब ये कोई, इस रेंज में अगर कोई हम दूसरा पार्टिकल लेके आएंगे जिसका मास होगा, उस मतलब उस अगर उस पार्टिकल को लाएंगे तो ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे तो ये जो बॉडी है जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो उस पर फोर्स लगाएगी। तो ये जो फील्ड है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी मास वाली वस्तु है वो हमेशा अपने चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड लगाती है, जिस फील्ड में यदि हम कोई बॉडी को लाएंगे तब वो उस पर फोर्स लगाएगी, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। अब ये जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव मतलब हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके अंदर जो भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाएगी उस कंजर्वेटिव फील्ड के प्रभाव में तो वो फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स पर हम वो कार्य ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो एनर्जियाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फील्ड है, उस कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया कार्य, सर्कुलर पाथ में किया गया कार्य शून्य होता है, ये हमने पढ़ा होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। फिर सातवीं प्रॉपर्टी क्या होती है? सातवीं प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ under the action of gravitational force then the work done by this force is always zero। ये मैंने बता ही दिया था कि कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यदि हम कोई वर्क कर रहे हैं, वो क्लोज पाथ में वर्क कर रहे हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा, वर्क होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा, जीरो। ठीक है। फिर आठवीं प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की आठवीं प्रॉपर्टी है कि यह वीकर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे कमज़ोर होता है, सबसे वीकर फोर्स है इस यूनिवर्स में। सबसे वीकर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो एटवीं प्रॉपर्टी ये होगी। फिर नाइन्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? कि कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के चारों ओर बहुत सारी बॉडीज रखी हुई है। मान लो M1, इसका मास M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, और इसका मास है M, इनका मास है M। तो ये भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ये भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ये भी लगेगी, ये भी लगेगी। तो इस बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स है वो इस फोर्स को कोई प्रभाव नहीं देता, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस फोर्स के कारण इस फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये फोर्स है वो भी पूरा होगा, ये फोर्स भी पूरा होगा। और फिर इस पर रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F1 + F2 + F3 + F4। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा ये। तो इसी रूल को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, सुपर कंपोजिशन रूल कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में या एक इम्पोर्टेंट नोट बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहला नोट किया था
सबसे पहला पॉइंट ये नोट के रूप में आप लिख सकते हैं, ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट थिंग है। तो क्या होता है कि हमने दो वर्ड सुने, एक तो होता है ग्रेविटी और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ कि कोई अर्थ है, ये अर्थ, इस अर्थ के अंदर हम रहते हैं, हमारा मास कुछ m1 है मान लो, और इस अर्थ का मास m मान लेते हैं, तो ये इसका भी मास है, हमारा भी मास है, तो ये अर्थ भी हमको अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी हो गया ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु पर फोर्स लगा रही है, उससे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये भी एक वस्तु, पृथ्वी को भी एक वस्तु मान सकते हैं, और हम एक खुद भी कोई भी वस्तु रखी हुई है पृथ्वी के अंदर, तो दोनों वस्तु हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो उसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो ग्रेविटी है वो एक स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है, कि पृथ्वी है वो अपने अंदर पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर भी फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। और कोई भी दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और ये जो दोनों फोर्स लगा रही है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगले पड़ाव में पढ़ रहे हैं। हमने क्या कर लिया, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फिर हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने पढ़ा था फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1/1r²। जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। फिर उसका हमने डायमेंशन पता किया, हमने यूनिट पता की, और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा, और हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे बोर्ड में कैसे आते हैं। बोर्ड में तो एकदम सिंपल आते हैं। मैं आपको कराने वाला हूँ नीट के लेवल पर, नीट में, जेई में, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बाद उनका प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि दो बॉडी है जिसका मास सेम है, हैविंग सेम मास, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक्सपीरियंस एक ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ़ 20% मास ऑफ वन पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल, इसका मास भी m है क्योंकि मास सेम है तो mm लिख सकते हैं। यदि इस बॉडी का 25% मास हम उस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र अनदर, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो पहले mm द्रव्यमान था, तब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Gm²/r², ठीक है, फॉर्मूले से हमने पता कर लिया। अब कह रहा है कि 20% मास है वो ये बॉडी इसको दे रहा है। 20% मास 100% का 20% 25% क्या हो गया, 1/4, तो m/4 पहली बॉडी है वो पहली बॉडी का m/4 मास है वो इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो m1 का मास क्या हो जाएगा, m1 डैश क्या हो जाएगा, पहले था m लेकिन इसमें से हमने m/4 निकाल दिया तो बच गया 3m/4।
दूसरी बॉडी का मास क्या हो गया बाद में, m तो पहले से था, m/4 और जुड़ गया, तो ये हो गया 5m/4। तो पहली वाली का हो गया 3m/4 मास, दूसरी वाली का हो गया 5m/4। अब जो फोर्स है वो उसे हम कहते हैं एफ डेस कह देते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। तो r तो सेम ही है, तो एफ डेस क्या हो गया, m1 क्या होता है, m1 क्या है 3m/4, m2 क्या है 5m/4 अपॉन r²। एफ डेस हो गया G 3 × 5 15। तो 15 को मैं पहले ही लिख देता हूँ, 15 G और m मल्टीप्लाई हो गया m²। और ये जो 4 और 4 है वो 16 हो गया, 16 r² का r² हो गया। एक चीज़ तो ये क्या है, ये पहले जब हमने कोई भी मास ट्रांसफर नहीं किया था तब उसका फोर्स लग रहा था तो वो इतना था, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे 15/16 f। तो अब परिणामी वो फोर्स है वो कितना होगा 15/16 ऑफ f, मतलब पहले वाले फोर्स से थोड़ा कम फोर्स होगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पहले